हेलो दोस्तों, एग्जाम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी का ये प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेट को देखा है, प्रैक्टिस किया है, और ये थर्ड सेट है। ठीक है, और ये एडिटोरिया बुक से लिया गया है। एडिटोरिया का जो न्यू बुक आया है आपको, वॉल्यूम 3, ये वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 है। ठीक है, हम लोग हर दिन एक सेट प्रैक्टिस करते हैं। ये इसमें 150 क्वेश्चंस आपको कवर किए गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा और काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस नंबर 3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो देखिए, जो परीक्षण हुए उसके आधार पर यह साबित हुआ है कि सभी प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। ये सभी प्रजातियां जो है आपको हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो पाई जाती थी प्रजाति, तो वो थी भूमध्य सागरीय, सबसे अधिक। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी पाई नहीं जाती थी, तो यहाँ तो सभी पाई जाती थी, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास के स्थल के रूप में बताया था? ठीक है, किसने बताया था कि आर्य जो है वो मूल निवासी तिब्बत के हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने बताया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बताया था। देखिए, दयानंद सरस्वती जो बताए थे वो बताए थे तिब्बत। ठीक है, गंगानाथ झा ने बताया था ब्रह्मर्षि देश से। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश से इनका का नाम था। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको देखा जाए बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, जो है वो उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, लेकिन अविनाश चंद्र दास ने कहा था, अविनाश चंद्र दास ने, कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि तिब्बत में आर्यों का मूल निवास स्थान, तो ये बताया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयनित करें। यहाँ सूची 1 में आपको महाजनपद है और दूसरे में आपको राजधानी दी गई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अंग, अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, मगध, मगध की राजधानी थी आपको राजगीर। ठीक है, काशी, काशी की राजधानी थी आपको वाराणसी, और वत्स का राजधानी था आपको कौसम्बी। इसलिए सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ठीक है, तो देखिए, महावीर का जो संबंध नहीं है वो बताया जाए, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी से संबंध नहीं है। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित जो लुम्बिनी है वो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। देखिए, और अन्य तीनों जो है वो नगर जो है वो महावीर से संबंधित है। आपको वैशाली, चंपा और पावापुरी, ये तीनों संबंधित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम देखना है सही आने का, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के और सोने के सिक्के। ये इसका सही होगा। नगर संस्कृति जो है देखा जाए तो ये आपको आता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता जो कि आपको 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व का है। ठीक है, 1700 ईसा पूर्व का है। फिर लोहे का ज्ञान या लोहे का हल जिसे कहें, तो ये आपको वैदिक काल का है। वैदिक काल आपको आएगा 1000 ईसा पूर्व से। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से आएगा। फिर आहत के सिक्के, आहत सिक्के या फिर हम इसको पंच मार्क कहें, तो ये आता है आपको 6ठी ईसा पूर्व से। ठीक है, 6ठी ईसा पूर्व से आता है। फिर आपको आता है सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के जो है वो आपको आता है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से, जहां हिंद यवन शासक थे, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है
तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद चिन्ह। जो निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखें, पहला प्रश्न में, पहला ऑप्शन में दिया गया है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, तो ये आपको ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, फिर आते हैं स्तूप। स्तूप जो है ये आपको मृत्यु, ठीक है, ये आपको मृत्यु या महापरिनिर्वाण कहें, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, फिर आता है कमल। कमल जो है, या फिर सांड बोले, कमल और सांड दोनों, ये आपको जन्म का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आपको घोड़ा अगर आता तो घोड़ा होता गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसलिए यहां पर जो पूछा गया है निर्माण का, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? हेंगसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री जो हेंगसांग है, ये हेंगसांग जो आए थे हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। हर्षवर्धन यानी कि आपको 606 से 647 ईस्वी। ठीक है, 600 से 647 ईस्वी। फिर देखा जाए तो उस समय भारत आए थे, और 637 ईस्वी में हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। कब? 637 में, 637 ईस्वी में गए थे हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय। इस समय वहां जो था कि वहां के कुलपति थे शिलभद्र। हेंगसांग ने 1.5 साल तक नालंदा में रहकर योगाचार्य की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ठीक है, खरोष्ठी लिपि में कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो आपको प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक और ब्रह्मी लिपि में है। ठीक है, अधिकांश आपको ब्रह्मी और प्राकृतिक लिपि में है। लेकिन आपको अशोक का दो ऐसा है, जैसे कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों जो है आपको खरोष्ठी लिपि में है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? गांधार कला शैली किसके संश्लेषण है? तो देखिए, ये आपको भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण। तो देखिए, यहाँ जो है कि भारतीय और यूनानी कला का जो सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार कला का उद्भव हुआ था। ठीक है, इस कला के संरक्षकों में प्रमुख रूप से आपको शक और किसान थे। ठीक है, सबसे प्रमुख रूप से आपको शक एवं कुषाण, ये दोनों थे। ठीक है, इस कला को यूनानी बौद्ध एवं इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में खील, खील जो है वो किस प्रकार की भूमि थी? ठीक है, खील किस प्रकार की भूमि थी? जो भूमि जोती नहीं जाती थी। ठीक है, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खील जो है वो जो भूमि जोती नहीं जाती थी वो खील थी। देखिए, गुप्तकालीन जो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि था। ठीक है, और इस भूमि का निम्न प्रकार को कहा जाता था, जैसे कि क्षेत्र, खेती हेतु उपयुक्त अगर हो तो इसको क्षेत्र, और बिना जोती गई जंगली भूमि जो था वो हुआ अप्रहत, अप्रहत। ठीक है, फिर आपको आता है पशुओं के चारा योग्य भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाता था गोचर। ठीक है, गुप्तकालीन में गोचर इसको कहा जाता था। और आपको ये तो हो गया आपको कि जो भूमि जोती नहीं जा सकती थी उसे खील कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक आपको महिपाल प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम का जो होता था कार्यकाल वो था आपको 1978 से 100 मतलब 1038 ईस्वी। ठीक है, 1038 ईस्वी को, और ये पाल वंश का दूसरा संस्थापक इसे माना गया है। इसी काल में आपको राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण भी किया था, इसी काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सल्तनत काल। सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी? ताजुल मासिर की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, हसन निजामी, ऑप्शन नंबर सी, हसन निजामी। सल्तनत काल में ताजुल मासिर नामक ग्रंथ की रचना की थी हसन निजामी ने। नेक्स्ट है
विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले आपको संगम वंश की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की थी उन्होंने की थी, मतलब कि आपको हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। ठीक है, शेरशाह शासनकाल में सर्वप्रथम विशेषतः उसके द्वारा भू राजस्व में सुधार किया जाना है। ठीक है, और उसने भूमि के नाप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया था। भूमि के नाप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया। उसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणी में बांटा था। शेरशाह ने भूमि का निर्धारण हेतु राई मतलब कि फसल की दरों को लागू करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? ठीक है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत को कहा जाता था। ठीक है, देखिए सूरत को कहा गया और देखिए हुआ यूं कि मुगल काल में गुजरात स्थित जो सूरत बंदरगाह है वहां से होकर हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, जो मक्का यानी हज की यात्रा पर जाते थे वो सूरत बंदरगाह से शुरू होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? ठीक है, ये था आपको सल्तनत काल के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चांदी, चांदी और तांबा। मतलब टंका जो था वो चांदी का था, ससगनी चांदी का था और जीतल जो था ये आपको तांबा का था। ठीक है, ये दोनों आपको चांदी का था। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? ठीक है, हुमायूं द्वारा कौन सा पहले लड़ा गया था? तो यह है देवड़ा की युद्ध। ठीक है, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले लड़ा गया था आपको देवड़ा की युद्ध 1531 में। ठीक है, अफगान विरोधियों को परास्त किया था इसमें। और फिर इसका देखा जाए तो जैसे चौसा का युद्ध कब लड़ा था? तो ये लड़ा था आपको 1539 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था आपको 1540 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था आपको 1555 में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले लड़ा गया देवड़ा का 1531 में। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से ये उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1873 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है, 1873 ईस्वी का अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। फिर आपको 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया इसको। ठीक है, 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से इसको फिर भंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है आपको देखा जाए तो मराठा सरदारों के जो आपसी लड़ाई के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में, ठीक है, बसीन में शरण ली थी। ठीक है, और फिर आपको 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को, ठीक है, अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। ठीक है, बसीन की संधि हुई थी। ठीक, और यह संधि जो था आपको मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि थी, प्रथम सहायक संधि थी। ठीक है, प्रथम सहायक संधि थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जो थे, जो गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के समय में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। देखिए इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड एलनबरो का वो था 1842 से 44। ठीक है, और इस समय
आपको 1843 में, ठीक है, 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्हीं के कार्यकाल में 1843 में दास प्रथा का भी अंत किया गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, मतलब गांधी जी का जो दांडी मार्च था उसका तुलना किया गया था नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। देखा जाए तो गांधी जी ने आपको 12 मार्च से आपको 6 अप्रैल, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक आपको दांडी की यात्रा की, जिसमें गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे। ठीक है, और ये यात्रा जो हुई थी आपको कुल 385 किलोमीटर का था और ये 24 दिनों का था। ठीक है, 385 किलोमीटर 24 दिनों में। ठीक है, और इस यात्रा की जो तुलना है सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया और इसी के अंतर्गत आपको 6 नवंबर, ठीक है, 6 नवंबर को, यानी 6 नवंबर 1924 को, ठीक है, 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने GCR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट कहा। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये तय किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये किया गया था आपको बारदोली में। बारदोली में स्थगित किया गया। कितने तारीख को किया गया? तो ये किया गया 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को। और 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा। और इसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया। इस तरह कांग्रेस की बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रयास औपचारिक रूप से पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना था, ये थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए लॉर्ड लिटन यानी कि 1876 से 80 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए भारत का जो वायसराय था 1876 से 80 में लॉर्ड लिटन था और प्रशासनिक एवं कुशल कूटनीतिक गुणों के अलावा लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार था, साहित्यकार एवं कवि था। वो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। संबंधित नहीं था, विलियम जोन्स। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी आपको 1817 ईस्वी में। ठीक है, 1817 ईस्वी में। और 1885 में इसका नाम जो बदल दिया गया था और वो कर दिया गया था आपको प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि आपको हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी पार्टी ऑफ पंजाब, इन सब में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, किस तिथि को वाइसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया? शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया गया आपको 14 जुलाई 1945 को। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वेवेल योजना के तहत क्या हुआ था कि 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया
और इस सम्मेलन में विभिन्न दलों के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद का कारण वायसराय ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की असफलता का घोषणा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1776 में, और ये घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो आपको मजनू शाह, ठीक है, मजनू शाह एवं चिराग अली शाह, ठीक है, मजनू शाह एवं चिराग अली शाह ने किया था। और इस विद्रोह के कारण जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूली गई थी। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। फिर नेक्स्ट है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो देखिए, विभाजन परिषद में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के साथ किया था, दोनों मिलकर किए थे। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप हुआ यूं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 30 में कि 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीलतन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलतन समिति की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में की थी। ठीक है, देखिए 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की और इसके संचालन का भार अप्रत्यक्ष रूप से बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। ठीक है, अगला है कि मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बढ़िया ताल विद्रोह विरोध का मुख्य उद्देश्य था आपको ऑप्शन नंबर डी, बकासत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर में बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। इस आंदोलन का नेतृत्व 1935 में 1935 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो देखिए, होम रूल लीग से आंदोलन से संबंध जिसका नहीं था वो थे एच एस ऑलकेट। एच एस ऑलकेट का संबंध नहीं था। देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने आपको 1916 में 1916 में और एनी बेसेंट ने, ठीक है, 1916 में ही इन दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, शुरुआत की थी होम रूल लीग की। और एन सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग से ही थे। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच एस ऑलकेट। नेक्स्ट है पूना पैक्ट में प्रांतीय विधान मंडलों की कितनी सीटों को दलित के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, वो 147 का था। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी और पूना पैक्ट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 147। ठीक है, और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में आपको 18% की वृद्धि की गई थी। चलिए अगला देखें। अगला है कि बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था। तो बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवर। नूरुल अनवर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिहार राज्य में उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी जो वो हुई थी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में शुरुआत हुई और बिहार से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम उर्दू अखबार था वो था नूरुल अनवर। और आगे चलकर सदाए आम नामक उर्दू पत्र का भी प्रकाशन आरंभ हुआ जिसे राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों के द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में छात्रों के द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया। ठीक है, यहाँ छात्रों के द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा था। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखिए, पहला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। सही है। फिर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान शाहबाज जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। ये भी सही है। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। तो ये भी सही है। फिर है कि पटना में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थी। तो ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में एक से अधिक, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है। ठीक है, हमें असत्य बताना है। तो देखिए, इसका सत्य होगा कि 1893 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। तो ये गलत आंसर है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये असत्य है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। ठीक है, अमेरिका में शिकागो में। ठीक है, देखिए, और कथन ए सत्य हो गया। और पेरिस में जो 1900 ईस्वी में द्वितीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और अन्य सभी कथन जो इसमें दिया गया है वो सभी सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबल योजना। बेबल योजना सबसे बाद में हुई। क्यों? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम कब आया था? ये 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ। फिर अगस्त प्रस्ताव आपको हुआ 1940 में। फिर आपको क्रिप्स मिशन ये हुआ आपको 1942 में। और बेबल योजना था 1945 में। तो सबसे बाद में हुआ आपको वेबल योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल के विरोध में, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल के विरोध में इन्होंने 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है। तो देखिए, इधर आपको विधि कानून दिया गया है, इधर गवर्नर जनरल और वाइसराय दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, आपको है शिशु वध प्रतिबंध कानून, लॉर्ड वेलेस्ली, ये सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। शारदा एक्ट, लॉर्ड रिपन, ये गलत है। ठीक है, शारदा एक्ट, लॉर्ड रिपन, ये गलत है। फिर सम्मति आयु अधिनियम, लैंसडाउन, लैंसडाउन, ये भी सही है। देखिए, शारदा एक्ट जो है, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था, ना कि लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था 1929 में। ठीक है, देखिए, और इस एक्ट में जो आया था कि इस एक्ट के माध्यम से बालकों के लिए विवाह का जो न्यूनतम आयु रखा गया था वो 18 वर्ष रखा गया था और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित किया गया था। ठीक है, 1929 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, बिहार सरकार का मिशन है 5.0 और ये संबंधित है आपको वृक्षारोपण से, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण। ठीक है, बिहार सरकार में देखें तो राज्य में हरित क्षेत्र में जो मौजूद है वो आपको 15% से बढ़कर अब 17% हो गया। ठीक है, 17% करने का उद्देश्य है इस मिशन 5.0 या 5.0 वृक्षारोपण के तहत। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली
मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, इटली ने किया था। इटली ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है, और ये पहली जो है वो इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। ठीक है, इतालवी। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही बताना है। तो देखिए ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक नई पहल है, गलत है। फिर आपको यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, गलत है। यह 13 जून 2021 को शुरू की गई, ये भी गलत है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना, ये सही है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। देखिए स्वामित्व योजना एक राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर, मतलब कि 24 अप्रैल 2020 को 24 अप्रैल 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास। और किसके किसके बीच हुआ ये, तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोबर्टो मेट्सोला। माल्टा की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक रोबर्टो मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। मेट्सोला इस पद पर निर्वाचित होने वाली सिर्फ तीसरी महिला है। वे यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है। ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, देखिए संस्कृति मंत्री कौन है, तो वह जी किशन रेड्डी। और 25 अक्टूबर 2021 को स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की। श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी उन लोगों और आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ठीक है, देखिए केंद्र ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड की मंजूरी दी, और ये सेवारत सैनिकों और उनकी आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं विधवाओं और नॉन कॉम्बैट से संबंधित मामलों पर एक सलाहकार की भूमि निभाएगी। ठीक है, एक सलाहकार की भूमिका निभाएगी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह, जिसे SHG कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट के साथ किया। फ्लिपकार्ट के साथ किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने की मदद के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और इसका उद्देश्य जो था वो था शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को कुशल समुदाय को फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार पहुंच प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। ठीक है, पहली निजी कंपनी कौन बनी है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्काई रूट एरोस्पेस। हैदराबाद स्थित जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, इसरो के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बनी। ये 2022 में लॉन्च से पहले अपनी छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और योग्यता मापने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग और सुविधाओं का उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज, जो फिटनेस
और खेल पर पहली बार क्विज है, इसका शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग सिंह ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने 1 सितंबर को 1 सितंबर 2021 को दिल्ली में फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया, जो कि फिटनेस और खेल पर पहली बार आयोजित प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये यायोगन 33 जो है वो चीन ने लॉन्च किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब किया गया? तो ये किया गया है 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया। यायोगन 33 को उत्तर पश्चिम चीन के जियुकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग। अगला है कि किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई? ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन की परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। और ये 21 नवंबर 2021 को नूर सुल्तान में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, ठीक है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर देखिए, भारत के जो हरभजन सिंह है, ठीक है, हरभजन सिंह आपको जवाहर श्रीनाथ, ठीक है, को एमसीसी एमसीसी यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। और लॉर्ड्स में स्थित जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है वो क्रिकेट कानूनों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। यहाँ 2 है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में 1 से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता मीराबाई चानू ने। इससे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता था। इसमें कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 44 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता था रजत पदक। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? ठीक है, दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है बारबाडोस। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये देश जो है आपको ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा, मतलब वीनस की यात्रा करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनविजन। ठीक है, एनविजन। अब देखा जाए तो एनविजन जो है आपको अपना अगला ऑर्बिटर के रूप में चुना गया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र यानी एनसीएससीएम का चेन्नई के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये भारत के वेटलैंड के संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं प्रबंधन के लिए उठाए ठोस कदम में सहायता करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला स्थान मिला? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिकी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। ठीक है, चलिए अगला है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2022
नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी के द्वारा लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एसेज 2023 से 22 नामक पुस्तक लिखी गई है। और सलमान रुश्दी जो है वो आपको एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है, ब्रिटिश भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान ने की। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। ठीक है, चलिए इसका जो थीम देखा जाए तो थीम था री इमेजिन रिक्रिएट रीस्टोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 46 होगा। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46वां है। ठीक है, कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग निकाली गई थी जिसमें भारत का स्थान 46वां आया है। ठीक है, और पिछले साल ये 48 पे था, इस बार 46 पे है। आपको स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन नवाचार में सबसे आगे है, यानी कि प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर एस शर्मा। ठीक है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है और अधिकार प्राप्त समिति में स्वास्थ्य मंत्रालय और यूआईडीएआई जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, के 10 सदस्य शामिल हैं। आर एस शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर को। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने गुरु पर्व के मौके पर इसकी घोषणा की और यह साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को चिन्हित करेगा। ठीक है, इसलिए 26 दिसंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, 9 जनवरी 2022 को 73वें ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने इटली के एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया और ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का जो उज्ज्वला योजना शुरू करने के बाद राज्य सरकार की एक समान योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना जो कि 2018 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शेष घरों को कवर करने में मदद की। इसलिए 100% कवरेज अब हिमाचल प्रदेश में है एलपीजी गैस कवरेज। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? ठीक है, देखिए इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया। आपको इसमें है मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर। ठीक है, भवानीपुर। फिर आपको दूसरा है टेढ़िया। ठीक है, टेढ़िया। ठीक है, फिर तीसरा है आपको डाकिया ढाकिया और चौथा है बिछिया। ये 4 गांव है। ठीक है, ये 4 गांव है राजस्व गांव, एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर को घोषित की गई है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील यानी फॉसिल फ्री स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन जो है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने ग्रीन स्टील नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाइब्रिड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है और पहली डिलीवरी वॉल्वो एबी को ट्रायल के रूप में दी गई है। ये पहल जो हुआ था वर्ष 2016 की प्रक्रिया में थी और पूर्ण पैमाने पर इसका उत्पादन जो होगा वो आपको 2026 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रजाक गुरनार। अब्दुल रजाक गुरनार को दिया गया साहित्य में 2021 के नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, पटना और कोलकाता। देखिए भारतमाला 2 के जो प्रस्तावित है वो पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली पहुंच प्रतिबंधित सड़क होगी। ये सड़क जो है आपको दलकुनी से शेखपुरा, सिकंदरा, चकाई, मधेपुरा, मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ होते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। प्रकाश का एक समानांतर किरण बनाने के लिए जिसके माध्यम से हम सामने देखते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में बल्ब को परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत विभव जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि जिसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए विद्युत विभव वो एक अदिश राशि है क्योंकि यह एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है और कार्य एक अदिश राशि है। अतः विद्युत विभव जो है वो भी एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर जो है वो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसी जनरेटर आपको विद्युत ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल और उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। नेक्स्ट है एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान यानी मास जो है वो 2 किलोग्राम है, तो उसका वजन यानी भार कितना होगा? तो भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, mg करते हैं। ठीक है, भार इज इक्वल टू mg, m हो गया इतना, तो देखिए और g होता है आपको 9.8, यानी इसको हम लोग जब करेंगे mg को तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 दैट मीन्स 19.6 न्यूटन, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करें। तो अगला है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखिए, एफ यहां आपको क्या हो गया, बल, डी हो गया आपको विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा, थीटा हो गया आपको बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और इसके लिए वो ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये जो है अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चमगादड़ जो होता है वो उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अल्ट्रासोनिक तरंग और उत्सर्जन करता है। इस तरंग की सहायता से वे अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में होता है 2 और 3 दोनों। 2 में आपको अवतल लेंस और 3 में उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा जो बनाया प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा एवं आभासी बनता है, चाहे वो वस्तु कहीं भी रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं मतलब एब्जॉर्बर है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे अच्छे एब्जॉर्बर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे उत्सर्जक। अच्छे उत्सर्जक जो होंगे वो अच्छे अवशोषक। देखा जाए तो ऊष्मा का जो अच्छे अवशोषक हैं वो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक हैं। मतलब अवशोषक क्या हुआ, एब्जॉर्बर, और उत्सर्जक क्या हुआ, एमिटर। ठीक है, तो किरचॉफ का विकर्ण जो नियम था उसके अनुसार किसी भी दिए गए तापमान पर किसी पिंड के अवशोषण का गुणांक उसके उत्सर्जन के गुणांक के बराबर होता है। जैसे कि आपको एक काला रंग का पदार्थ, एक ब्लैक बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान मतलब टेम्परेचर का एसआई मात्रक आपको केल्विन है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। और जैसे आपको सेल्सियस के बारे में देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, ये जो है तीनों, ये आपको तापमान मापने में प्रयोग इसका भी किया जाता है, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो ये प्रधान क्वांटम संख्या है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। ठीक है, देखिए, आवर्त सारणी के तत्वों का एक सारणीबद्ध व्यवस्था है जो उनकी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास और रासायनिक गुण के आधार पर पाई जाती है। सबसे बाहरी कोष मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, या फिर संयोजक कोष जो वैलेंस सेल है, उसके लिए प्रधान क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त को इंगित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, तो देखिए, अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। सही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये भी सही है। और ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। तो देखिए, ये होगा ऑप्शन नंबर डी आपको सही, मतलब गलत का पहचान करना है तो गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत जो है एक ढाल है, ये एक ढाल के रूप में कार्य करता है और सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आती है उसको पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। ये इंफ्रारेड रेडिएशन को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। तो नेक्स्ट है कि फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस मतलब अस्थि रोग, अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी में फ्लोराइड। पानी में जब फ्लोराइड मौजूद हो तो उससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसे अस्थि रोग कहते हैं। ठीक है, फ्लोरोसिस क्या है, तो ये एक हड्डी का रोग है जो कि हड्डियों में
फ्लोराइड के अत्यधिक संचय के कारण होता है। ये फ्लोराइड दूषित पानी पीने से होता है। भारत में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण 10 मिलियन से अधिक लोग दिव्यांगता का सामना करते हैं। ठीक है, 10 मिलियन से अधिक लोग। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक कौन है, इसमें से बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है वो आपको थर्मोसेटिंग बहुलक है। ठीक है, बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अनअपचायक शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता और अन्य पदार्थों द्वारा कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? एनाल्जेसिक बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवल्गिन। नोवल्गिन, नोवल्गिन क्या है? एक गैर मादक एनाल्जेसिक दवा है जिसका उपयोग जो है वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। और अन्य तीनों जो है आपको पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हैं। और ये नोवल्गिन जो है आपको एनाल्जेसिक है, जो दर्द निवारक पेन किलर के रूप में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? सरसों के तेल और मिट्टी के तेल को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का इस्तेमाल होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करी कीप। देखिए दोनों तरल पदार्थों को अलग करने के लिए अलग अलग फनल मतलब सेपरेटिंग फेनल जो होता है उसका उपयोग सबसे अच्छा तकनीक होता है, क्योंकि एक द्रव एक दूसरे तरल से भार में अंतर के कारण अलग अलग परतें बनेंगे और फिर हम उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, फेनोल्फेथलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन और गुलाबी। ठीक है, फिनोल्फथलीन जो है वो एक सिंथेटिक संकेतक है जो प्रकृति में कमजोर अम्ल है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, और ये क्या इंगित करता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन हुआ जिसको उल्टा किया जा सकता है, मतलब यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि विभिन्न रासायनिक संगठन और गुणों से युक्त कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान केवल पदार्थ की स्थिति बदली है और इसे उल्टा भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। ये सामग्री क्या है? ठीक है, ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा और बिजली का कुचालक होते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधातु। अधातु सामान्यतः आपको ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होंगे और गैर चमकदार मतलब नॉन लुमिनस, गैर ध्वनिहीन, निर्दलीय मतलब कि नॉन मेलेबल होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो दो नोड्स के बीच जो मौजूद तने का हिस्सा है उसको इंटरनोड कहा जाता है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखें। तो नेक्स्ट है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट कहां से, पौधे का किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो जूट जो है वो तना से प्राप्त होता है। इससे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तना। ठीक है, जूट जो है वो पौधे के तने से प्राप्त होता है जिसका प्रयोग हम लोग आमतौर पर रस्सी, बोरा आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, अंडाशय से फल और बीजांड से बीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है
ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, निकलने के कारण। मतलब किण्वन वह प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवों के आवाज अवयवी श्वसन द्वारा की जाती है। इस दौरान CO2 गैस निकलती है, ठीक है। और जब ब्रेड के आटे में ईस्ट मिलाया जाता है तो ये चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे बुलबुला बनता है और ये ब्रेड में छिद्र बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन है और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मतलब कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए जो आवश्यक प्रोटीन और लिपिड है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखा जाए तो राइबोसोम की जो उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम के जुड़े होने का कारण रफ अन्यथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का उत्पादन और परिवहन करता है, जबकि चिकनी यानी स्मूथ जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का उत्पादन और परिवहन करता है, जो प्लाज्मा झिल्ली को ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो देखिए HIV रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, सही बात है। अब बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से इसे तो फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से है, सही है। फिर आपको असुरक्षित यौन संबंध से, इससे भी फैलता है। इसलिए जिससे नहीं फैलता है वो है ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें। देखा जाए तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपको मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए जो है मलेरिया का रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ठीक है। और इसका जो वाहक होता है वो आपको मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। इससे प्रभावित अंग जो है आपको स्प्लीन मतलब प्लीहा होता है, और इसके उपचार हेतु क्लोरोक्वीन आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि स्लिप एम्प्रिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निद्रा के बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। निद्रा में मतलब नींद में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास जो है वो बाधित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, ये होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता, किंतु आपको विटामिन B12, डी और के इसके अपवाद हैं, ठीक है। चलिए अगला देखें तो नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएसएच हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और इसका स्रवन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम दो देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, कम से कम दो देशों से स्पर्श नहीं करती हो। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपको ई, ऑप्शन नंबर ई, असम जो है। देखिए असम में आपको बांग्लादेश और भूटान, ठीक है, बांग्लादेश और भूटान से टच करती है। फिर सिक्किम में आएंगे तो सिक्किम आपको नेपाल और चीन और भूटान ये तीनों से टच करती है, ठीक है। फिर आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को हम लोग देखें तो यहाँ आपको नेपाल, ठीक है, नेपाल, फिर आपको भूटान, भूटान से भी टच करती है। फिर आपको ये बांग्लादेश तीनों से टच करती है। और मिजोरम के बारे में देखें तो मिजोरम भी दो कंट्री से टच करता है। एक है आपको म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से हो गया, और दूसरा हो गया आपको भूटान से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से
कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? जो लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है, तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जास्कर। ठीक है, देखिए धौलाधर के बारे में देखिए, तो पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत जो है, महाभारत पर्वत श्रृंखला, ये सब लघु हिमालय या मध्य हिमालय में अवस्थित है, ये तीनों। ठीक है, और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जिसकी धौलाधर सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और देखा जाए तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के उसके अनुसार उत्तर दें। तो देखिए सूची 1 में दिया गया झील और सूची 2 में है राज्य। तो पहला आपको लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो आपको मणिपुर में है। ठीक है, इसलिए उसका मिलान होगा 2 से, और ये मणिपुर में स्थित है, लेकिन और ये जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, लोकटक झील पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिर आते हैं भीमताल। भीमताल के बारे में देखें तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, और भीमताल जो है वो मीठे पानी का झील है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कोलेरू। कोलेरू जो है वो आपको एक लैगून झील है। कोलेरू क्या है, वो एक लैगून झील है, और ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर पुलिकट। पुलिकट आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु और आपको आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर है, कोरोमंडल तट पर स्थित एक खारे पानी का लैगून झील है। ठीक है, खारे पानी का लैगून झील। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, मतलब ये केवल एक निम्नदाब क्षेत्र है, और ये इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो सत्य है आपको, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, तो ये सही है। ठीक है, फिर देखा जाए तो प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जो नई जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, देखिए जलोढ़ मृदा जो है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदियों के डेल्टाओं में और नदियों घाटी में पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। और ठीक है, और इसमें देखिए प्रतिवर्ष जो बाढ़ के दौरान निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, खादर, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। बांगर जो होता है वो पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। सदाबहार वन जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें। तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई, मतलब नेगेटिव दर्ज की गई? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड में नकारात्मक दर्ज की गई। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक हुई। नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 में देखें तो वो था आपको -0.58%। ठीक है, -0.58%। ठीक है, और नागालैंड की जो जनसंख्या है वो है आपको 19.90 लाख।
ठीक है, ये नागालैंड की जनसंख्या है। और जनगणना 2011 में क्या हुआ, ये आपको जो जनगणना ये दिया गया है वो आपको 2001 का आंकड़ा है, ठीक है। और 2011 में जब हम लोग देखेंगे तो इसकी जनसंख्या रह गई 19.79 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है कि जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जंगली गधों का अभयारण्य आपको गुजरात में स्थित है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये आपको लघु कच्छ रण में स्थित है, लघु कच्छ रण में स्थित है। और लगभग आपको 4,994 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। 4,994 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है और ये खर, गंधेरा और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये गलत है। और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो ये भी गलत है, चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा नहीं होता। फिर आपको सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और फिर दक्षिण अयनात के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, गलत है, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, ठीक है, जब पृथ्वी आती है चंद्रमा और सूर्य के बीच, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को तो होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ उसी स्थिति में नहीं होता, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को भी नहीं होता। दक्षिण अयनात के दौरान सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है, ठीक है। सूर्य की स्थिति कहां होती है, मकर रेखा के ठीक ऊपर, ना कि भूमध्य रेखा के, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। पहला सूची में ज्वालामुखी है और दूसरा सूची में देश है। तो देखिए पहला है आपको मेरापी, मेरापी एक ज्वालामुखी है जो कि आपको इंडोनेशिया में मौजूद है, ठीक है। फिर है आपको माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोलिमा, कोलिमा जो है वो आपको मैक्सिको में है। फिर है सबनकाया, सबनकाया आपको पेरू में है, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यह भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला आपको पनामा नहर, ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, ठीक है, तो ये सही है। फिर आपको स्वेज नहर, स्वेज नहर आपको लाल सागर और अरब सागर, ये गलत है, ठीक है। इसका जो सुमेलित नहीं करता है वो आंसर देना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी देंगे, ठीक है। देखिए स्वेज नहर जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण विख्यात नौ परिवहन नहर है जो कि आपको लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इसका निर्माण जो हुआ था स्वेज नहर का, तो वो हुआ था आपको 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में हुआ। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ मिस्र के द्वारा, मिस्र के द्वारा जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो वो किया गया था 1956 ईस्वी में, ठीक है। इस नहर की लंबाई अगर हम लोग देखें, स्वेज नहर की लंबाई, तो स्वेज नहर की लंबाई है आपको 168 किलोमीटर, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आमूर नदी, यह चीन को मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आमूर नदी, यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। तो देखिए आमूर नदी जो है वो सुदूर पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। आमूर नदी किसके बीच बनाती है, तो आपको पूर्वी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका, सही है। कैंटरबरी फिनलैंड, ये गलत है, ठीक है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और पूछताछ हंगरी, ये भी सही है, ठीक है। देखिए कैंटरबरी जो है आपको, कैंटरबरी आपको एक घास का मैदान है,
ठीक है, केंटबरी घास का मैदान है और ये आपको फिनलैंड में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंटबरी। ठीक है, नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कैसे? तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद अगर 220 देखें, ठीक है, अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अन्य उच्च न्यायालयों की वकालत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ का अनुसार ऑप्शन नंबर ई में से कहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है आपको कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा नए उद्यमियों के उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभ पूंजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, जोखिम पूंजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है कि जुड़वा घाटा, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो जुड़वा घाटा कहा जाता है आपको राजकोषीय घाटा और चालू घाटा को। ठीक है, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, इसे कहा जाता है जुड़वा घाटा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? एलके झा समिति का संबंध किससे है? तो ये अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष कर। एलके झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग बताना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विनिवेश। विनिवेश होगा, राजस्व प्राप्तियां सभी स्रोतों से जो प्राप्ति वर्तमान आय होती है, जैसे कि कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान आदि। राजस्व प्राप्तियां सरकार पर ना तो कोई देनदारी उत्पन्न करती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों को कमी करती है। पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं सरकार की, वे प्राप्ति होती हैं जिनसे या तो देनदारी उत्पन्न होती है अथवा सरकार की परिसंपत्ति में कमी लाती है, जैसे कि ऋण, ऋणों की वसूली तथा विनिवेश आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है? कागजी मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ये एसडीआर को कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एसडीआर का फुल फॉर्म हो गया आपको एसडीआर, मतलब स्पेशल स्पेशल ड्राइंग, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है एसडीआर को। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर देखें तो ये पेपर, इसे कहते हैं पेपर करेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल करेंसी बोले या फिर पेपर करेंसी, एसडीआर को। ठीक है, चलिए अगला सवाल की हम लोग मूव करते हैं। तो देखा जाए तो नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? मुद्रा के निर्गमन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो यह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत में जो मुद्रा निर्गमन होता है वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर होता है और आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसे 1956 से 1956 के अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया है? लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है?
तो देखिए ये जारी करने वाला है आपको ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 80.76%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.82% रहा। ठीक है, वर्ष को 2020-21 का बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.82% रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा मक्का बिहार में 2020-21 में कहां हुआ है यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कटिहार में। ठीक है, बिहार देश का एक प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है जहां आपको रबी और गर्मा मक्का का उत्पादन काफी अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243 डब्ल्यू। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन 243 डब्ल्यू। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, भाग 9 का ए में अनुच्छेद 243 पी से लेकर आपको 243 पी से लेकर आपको आ जाएगा 243 जेड क्यू तक। ठीक है, 243 जेड क्यू तक। और ये शहरी स्थानीय निकायों का वर्णन किया गया है इसमें। और संविधान का जो 12वां अनुसूची है उसमें शहरी स्थानीय निकाय हेतु 18 विषयों की चर्चा की गई है। ठीक है, और जिसका वर्णन आपको 243 डब्ल्यू में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है आपको कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? ठीक है, ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथ बाद में कहा था। गोलकनाथ बाद में कहा था वर्ष 1967 में। ठीक है, 1967 में कहा था कि गोलकनाथ एवं पंजाब राज्य मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब कभी मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के टकराएगा तो इसकी स्थिति बनेगी कि मूल अधिकारों का प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमक से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 355 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि जब बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार या फिर संघ को है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 संविधान का जो अनुच्छेद 201 है, ये प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य के विधानसभा परिषद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति जो थे उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में आपको एन संजीव रेड्डी भारतीय गणतंत्र में निर्विरोध मतलब सर्वसम्मति से और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं एन संजीव रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी। और ये वर्ष 1982 में 1982 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न की ओर हम लोग जब मूव करें तो नेक्स्ट है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने
किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर देखिए, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में किया था। ठीक है, 1980 में, मतलब वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन एक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य की नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर डी, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की संसदीय व्यवस्था में अपनाया गया है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन में। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1973 में। ठीक है, लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या जो है 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर घटाकर 20 की गई थी और इस प्रकार लोकसभा की कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में कौन सा नहीं जोड़ा गया है, ये देखना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिक संहिता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आपको हुआ था 1976 में। ठीक है, और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था ये देखा जाए तो समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया आपको, ये जोड़ा गया था आपको 39 क में। ठीक है, फिर है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ठीक है, ये आपको जोड़ा गया 39 च में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारी की सहभागिता, तो ये आपको जोड़ा गया था 43 के क में। ठीक है, एक आपको जोड़ा गया पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, 48 क में जोड़ा गया पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा। फिर है समान आचार संहिता मूल के रूप में अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ठीक है, चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिकता संहिता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें तो देखा जाए। नेक्स्ट है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, समवर्तित सूची में स्थानांतरित किया गया और ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संशोधन अभी हमने बताया था 1976 में हुआ था। ठीक है, 5 विषयों में आपको शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना यानी निर्वाचन, अनुच्छेद 176 में आपको राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, फिर 78 में आपको विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, 249 किससे संबंधित है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है और इसके तहत राज्यसभा
के अनुमोदन से संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट आपको आता है 141 से लेकर आपको 150 तक, ये पूरा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो मैथ को हम लोग यहाँ अभी कवर नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा सेट नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेट नंबर 4 जल्दी आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।